The second round of the serological survey conducted in Delhi has revealed that over 29% of those tested have developed antibodies against coronavirus. The first round had reported a seroprevalence of around 22%. 15,000 samples were collected for the second round of the sero survey, which was conducted between the 1st and the 7th of August across 11 districts in Delhi. Around 28% of the males tested were found to have developed antibodies, which implies that they had been exposed to the virus earlier. For females, that figure stands at over 32%. So in light of all of these data points, would it be safe to assume that Delhi is moving closer to providing a shield on account of natural immunity? Also, what's interesting to note is that when it comes to the second sero survey, a large number of infected people remain asymptomatic. Also, when it comes to the case fatality ratio, that is the proportion of deaths to the total number of cases, Delhi fares better when compared to the national picture. Even the recovery rate is the highest in the country. Satyendra Jain, the Health Minister of Delhi, joins us now. Mr. Jain, many thanks for joining us here on CNBC TV 18. What is the big takeaway from the sero survey? How is that going to change your strategy specifically on the back of what the data is telling you, where the sero prevalence has gone from 22% last month to 29% this month? जो सीरो सर्वे का रिपोर्ट आई है, सेकेंड रिपोर्ट में 22% से वी केम टू 29.1%. तो सबसे बड़ा जो फाइंडिंग नज़र आ रही है कि जहाँ पर पहले सर्वे में ज़्यादा था, उसमें रेट ऑफ इंक्रीज इज स्लो. कुछ जगह पर हमारे 27.7%, 27.8%, 27.6% था, तो वहाँ का बढ़ के सिर्फ 29, 31, 29 ऐसा हुआ है. बट जहाँ पर कम था पहले, वो लगभग उसके बराबर आ गया है. इसका मतलब ये लग रहा है कि जहाँ पर हम 30 के आसपास पहुँच रहे हैं, तो उसके बाद ग्रोथ स्लो हो रही है. तो ये क्लियर फाइंडिंग आ रही है कि जहाँ पर भी 30% लोगों में 30% के आसपास लोगों में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, तो उसके बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो स्लो डाउन हो रहा है. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें खासतौर से साउथ हमारा है, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें सिर्फ 16.3% अभी तक हुआ है. और आजकल जो केसेस आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं. तो उसका रीज़न यही लग रहा है कि जहाँ पर अभी तक प्रेवलेंस कम है, तो वहाँ पर सब सारे डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है 30% के आसपास पहुँचना चाह रहे हैं, लगता है ऐसा. तो ये फाइंडिंग बता रही है कि 30% से ऊपर होने के बाद या 30 के आसपास पहुंचने के बाद थोड़ा स्लो डाउन जरूर है. अभी जो नेक्स्ट सर्वे हम 1 सितंबर से कराएंगे, मुझे लगता है उसके बाद बिल्कुल कॉन्क्रीट हमारे सामने रिजल्ट आ जाएंगे कि क्या होने वाला है. और इसी वजह से हमने एवरी मंथ स्टार्ट किया है कि हर महीने हम सीरो सर्वे करेंगे, सो दैट कि हमारे को एग्जैक्ट डायरेक्शन पता लगती रहे. हाँ, ये जरूर कहेंगे 29% जो हो गया है, तो दिस इज अ गुड साइन. और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं लग रहा है, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो ठीक भी हो रहे हैं, एंटीबॉडीज बन रही है. तो ऐसी बहुत बड़ी संख्या है. जी, तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहला सीरो सर्वे था और इस सीरो सर्वे में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का क्या रेशियो है सर? कितनी बढ़ोतरी देखी गई है इस सर्वे में पिछले सर्वे के रिलेटिव एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लेके? देखिएगा, लगभग जो मैं आपको बता दूं, आप ये मान के चलिए 29% का मतलब ये हुआ कि दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ है, तो 58 लाख लोग टोटल हुए, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोग हमारे नेट में आ चुके हैं. तो आपका ये मान के चलिएगा लगभग 3% या 3.5-4% लोग जो हैं, पहले भी लगभग यही परसेंटेज था, अभी भी लगभग वही है. तो इसका मतलब 96% या 95% लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको पता भी नहीं लग पा रहा है. जी, तो मेजॉरिटी आप कह रहे हैं कि 90% प्लस एसिम्प्टोमेटिक. मिस्टर जैन, अब टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किस प्रकार से आपकी चेंज होगी? क्योंकि एक जो क्रिटिसिज्म रहा है दिल्ली का, वो है कि टेस्टिंग रेट अब भी काफ़ी कम है. अगर मैं कल का डेटा देखूं तो RT-PCR जो टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो 6010 का नंबर था. रैपिड एंटीजन जो टेस्ट कंडक्ट हुए थे वो 10,994. तो अगर आप मान रहे हैं कि टेस्टिंग की रेट को बढ़ावा दिया जाएगा, किस प्रकार की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट की जा सकती है? और क्या एंटीजन पे आप एम्फसाइज करेंगे या RT-PCR? क्योंकि ये माना जा रहा है कि RT-PCR जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का और उस पर एम्फसिस होना चाहिए. देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ICMR जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसके कुछ रूल्स हैं कि RT-PCR टेस्ट कराने का ये क्राइटेरिया तभी हो सकता है अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल भी आपको किसी तरह कोई सिम्टम्स नहीं है और आप किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट भी नहीं है,
तो RT-PCR आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर की सलाह चाहिए होती है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है। तो RT-PCR मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली शहर के अंदर एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपना टेस्ट कराना चाहता हो उसका टेस्ट नहीं हो रहा हो। सबका टेस्ट हम करा रहे हैं। RT-PCR टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी करा सकता है अगर वो किसी भी तरह का सिम्टम है या वो किसी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में है। अब रहता है कि मान लो आपके कंटेनमेंट जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन के अंदर हम अलग से सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को कि भाई जो कंटेनमेंट जोन में कहीं ऐसा तो नहीं फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर RT-PCR की बजाय रैपिड एंटीजन किया जाता है और रैपिड एंटीजन का रिजल्ट सिर्फ आधे घंटे में आ जाता है। आधे घंटे में आपको पता लग जाता है कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। इसी तरह से जो लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनका अगर उनको रैपिड टेस्ट किया जाता है, पॉजिटिव आ गए तो कंफर्म है, पॉजिटिव में कोई शक नहीं होता। अगर नेगेटिव आता है और आपको सिम्टम्स हैं तो आपका RT-PCR भी किया जाता है। दिस इज ए बेटर स्ट्रेटेजी कि अगर आपको सिम्टोमेटिक है पहले रैपिड कर लिया, अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो उसमें कोई शक ही नहीं है, नहीं आया तो दोबारा से आपका RT-PCR भी कर लिया। तो सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट इज अ मच मोर इफिशिएंट वे, अ फास्टर वे, और कंटेनमेंट जोन्स में आप चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्प्रेड ज़्यादा तो नहीं है, कल के डेटा के मुताबिक 587 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली में, तो अगर हम 587 कंटेनमेंट जोन्स देखें तो फिर तो 10,000 या 16,000 RT-PCR और एंटीजन को मिला के डेली टेस्टिंग तो कम लगती है ना सर? देखिए, अब पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। अभी आप ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो, दिल्ली में अगर अभी पेशेंट कम हो रहे हैं, पहले पॉजिटिविटी रेशो दिल्ली में एक टाइम था कि 35% 40% थी। मतलब क्या होता है, आपने 5,000 टेस्ट किए तो उसमें से 40% या 30% लोग पॉजिटिव आ रहे थे। आज पॉजिटिविटी रेशो कम होकर 6% पे आ गई है। जितने लोगों का आप टेस्ट करते हैं उसमें से काफ़ी कम लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, नेशनल एवरेज से भी कम हो गया है। एक टाइम था नेशनल एवरेज होता था 6% 5%, और दिल्ली का पॉजिटिविटी था 35%। मैं दोबारा से बताता हूं कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जाए उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, उसको पॉजिटिविटी रेशो कहा जाता है। तो एक टाइम ऐसा था कि हमारे 30% 40% तक भी लोग पॉजिटिव आ रहे थे। अब क्योंकि पॉजिटिविटी रेशो दिल्ली में काफ़ी कम हो गया है, हम जितने टेस्ट करते हैं उसमें से 6% के करीब ही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस वजह से आपको लगता है टेस्ट दिल्ली के अंदर आज भी देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट हम ही कर पा रहे हैं। और मैं आपको ये बताना, तो एक भी आप अपने लिंक से पता कर लीजिएगा जिसको भी टेस्ट जी, दिल्ली का पॉजिटिव, अभी देश का पॉजिटिविटी रेट 8% के करीब है, तो दिल्ली का कम हो गया है। एक टाइम पर दिल्ली में डबलिंग रेट जो था वो 7 दिन का था, हम 7 दिन में पेशेंट डबल हो रहे थे। आज दिल्ली का पॉजिटिव डबलिंग रेट 101 दिन है, 100 डेज है, जबकि पूरे देश का डबलिंग रेट जो है 29 डेज है। जब दिल्ली में 7 दिन में डबल हो रहे थे, पूरे देश में 20 डेज था, तो हम उससे बहुत फास्ट थे। परंतु आज दिल्ली के अंदर सिचुएशन पहले के मुकाबले में काफी बेटर है। जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है, और तो अगर हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सर, तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो लोड देखा गया था वो काफ़ी कम हो चुका है। इनफैक्ट वेकेंट बेड्स जो है 10,540 बेड्स आर वेकेंट एज ऑफ येस्टरडे, और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में भी सिर्फ करीब 600 बेड्स करंटली ऑक्यूपाइड है। तो इसके मद्देनज़र आप मानते हैं कि जिस प्रकार की प्राइस कैप्स अनाउंस की गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके, अब वहां पर थोड़ी डील, थोड़ी रिलैक्सेशन का टाइम आ चुका है? देखिएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम लोग कंफर्टेबल तो हैं, बट वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड्स राइट नाउ। देखिए, यूरोप के अंदर कई देश ऐसे हैं जिसमें अभी सर्ज फिर से होना स्टार्ट हो गया है। तो हमारे को देखना पड़ेगा, ये वायरस बिल्कुल नया है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। वाकई में ट्रेंड अगर डाउन जाता है और भी डाउन जाएगा तो इसका मतलब तो फिर ठीक है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि डाउन जाते जाते फिर से अप होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़े दिन हमें वेट एंड वॉच करने की आवश्यकता है, और हमें हर तरह की तैयारी, जैसे बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, आज लोगों को ये भरोसा है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मुझे बेड मिल जाएगा, तो इसलिए लोगों का रश नहीं है अस्पताल की तरफ। वो कहते हैं होम आइसोलेशन में हम ठीक से हमारा केयर हो रही है, हम वी आर हैप्पी, क्योंकि उसको ये पता है रात के 2 बजे भी अगर अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में बेड मिलेगा। हमने इंश्योर किया है कि दिल्ली में रहने वाले या दिल्ली के अंदर कोई भी अस्पताल में आता है तो उसको बेड अवेलेबल हो। वो इसीलिए हो पाया है कि हमने जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बेड्स का इंतजाम किया। तो मुझे लगता है अभी तो हमें अपने गार्ड्स को लोअर नहीं करना चाहिए।
a wait and watch approach and no time for complacency. पर मिस्टर जैन ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि 1 सितंबर को नया सीरो सर्वे होगा और उसके बाद और क्लैरिटी मिलेगी कि क्या डायरेक्शन देना चाहिए, लेकिन ये जो अनलॉक का फेज है सर, ये 31 को खत्म होता है और MHA की गाइडलाइंस आएगी अगले अनलॉक फेज को लेकर। परसों ही जो DDMA ने अनाउंस किया था कि होटल्स वगैरह अब खुले जाएंगे दिल्ली में, जो कि आपकी सरकार ने डिसीजन दिया था, LG ने फिर यू टर्न कर लिया था। तो आपका क्या मानना है कि जिम्स फिलहाल बंद है, क्या उन्हें खोले जाना चाहिए? आपकी क्या राय है दिल्ली में स्कूल्स को लेकर, सिनेमा हॉल्स को लेकर? आप मानते हैं कि अब रिलैक्सेशन होना चाहिए स्कूल, सिनेमा हॉल्स और जिम्स वगैरह को लेकर अगले अनलॉक फेज में? देखिएगा, ऐसा है, स्कूल्स को तो बिल्कुल अलग कैटेगरी लेके चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो, बच्चों को हम एकदम से कभी भी इस तरह के एक्सपोजर के लिए हम तैयार अभी तक नहीं है। आप ये मान के चलिएगा, एक क्लास में अगर एक बच्चा है और वो पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव रेशियो दिल्ली में 6% चल रही है आज की डेट में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्कूल में जिसमें 1000 बच्चे हैं, 1000 में 10-15 बच्चे तो पॉजिटिव आएंगे ही। अगर 10-15 बच्चे पॉजिटिव आज की डेट में आते हैं तो वो 1000 या 2000 बच्चों को पॉजिटिव होने में 2 दिन लगेंगे। तो इतना बड़ा रिस्क अभी तो नहीं ले सकते हम स्कूलों को खोलने का। मुझे तो सिचुएशन जब तक बिल्कुल ठीक ना हो तब तक स्कूलों को खोलना तो बिल्कुल संभव नहीं लगता है। और जहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात है, आपने होटल्स की बात की, होटल्स को खोल देना चाहिए। पूरे देश में खुल गए हैं तो दिल्ली में भी जैसे खुल रहे हैं तो बिल्कुल खुलना चाहिए। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न भी की हैं। देखो, पहले हमें लगता था कि शायद जब ये लॉकडाउन हमने स्टार्ट किया था कि कोरोना शायद गर्मियाँ आएंगी और ख़त्म हो जाएगा। सबका कहना था कि भाई अगर 38 डिग्री टेम्परेचर आ गया, इतना टेम्परेचर आने के बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर 48-47 तक भी गया, उसके बाद भी कोरोना तो नहीं गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर से इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम जो सोचते थे कि शायद लॉकडाउन हम करेंगे तो बिल्कुल इसको कंटेन कर लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। बट हाँ, हमने ये लर्न किया है कि अगर आप पब्लिक में जाते हैं और मास्क लगाते हैं तो मास्क लगाने से और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखने से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं, इसको फैलाव को रोक सकते हैं। तो मुझे लगता है सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, बार बार अपने हाथों को पानी और साबुन से धोने का, इनका पालन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक रुक सकता है, काफ़ी ये फैलना रुकेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क, जहाँ तक आपकी जिम की बात है, मुझे लगता है जिम के लिए, हाँ, जिम के लिए हमारा तो मानना है कि खोल देने चाहिए और नेक्स्ट फेज में जरूर खोल देने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट फेज में जरूर। और सिनेमा हॉल्स? सिनेमा हॉल का थोड़ा सा अलग कैटेगरी है कि सिनेमा हॉल में बिल्कुल क्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है और सेम एयर बार बार रिसर्कुलेट हो रही होती है। तो मुझे लगता है सिनेमा हॉल का थोड़ा समय लगेगा, मुझे लगता है अभी थोड़ा समय और लगेगा। Mr. Jain, always a pleasure. Many thanks for joining us here on CNBC TV 18. That's Delhi's Health Minister Satinder Jain taking us through where things currently stand. A doubling rate of over 100 days, positivity rate of 6%. The next zero survey in September. More importantly, cannot risk reopening schools at this point in time. Positive on reopening gyms in the next phase of unlock, but not so sure about cinema halls. That's the big message coming in. Time for us to head into a break, but up next we speak with the Dean of the Nair Hospital, Dr. Ramesh Bharmal, on conducting Phase 2 and Phase 3 trials for Covishield, one of the probable vaccine candidates. We also bring you a ground check from Bengaluru, where the pandemic and the lockdowns have forced several shops in the city to shut shop. People shortlisted for conducting the Phase 2 and Phase 3 trials for Covishield, a vaccine developed by Oxford University and AstraZeneca, are awaiting clearance from the Ethics Committee. My colleague Archana Shukla caught up with Dr. Ramesh Bharmal, the Dean of the Nair Hospital, one of the shortlisted hospitals. He told her that the vaccine trials may kickstart by the first week of September under the supervision of Serum Institute. That's not all. Dr. Bharmal also said that there has been a spike in demand for non-COVID services at the Nair Hospital, which is a dedicated COVID facility. Take a look. Recruitment has not started because the ethic clearance is undergoing, and that is also been done by today. By today, I think evening will be through with the ethics protocols and all. That will be sent to the ICMR for re-verification. After that, ICMR will direct the Serum Institute of India to provide the vaccines, and then later on we'll start recruiting the things. We have already started advertising in the media, so the lot of phones are coming. Even in Nair Hospital, actually we are going to give 200 healthy individual vaccine volunteer.
But 300 to 400 calls have come since last 2-3 days. Okay. Similar is the condition in KM hospital also. So the moment we get all the clearances, we will start recruiting the participant as per the protocol given by the Indian Council of Medical Research. Okay, so you're saying recruiting volunteers for this is not going to be a challenge because there is already Lot of people are showing the enthusiasm. Only thing is that we'll have to see that those type of individuals are selected which are perfect and fitting into the protocol of Indian Council of Medical Research. Okay. All right, sir. And sir, what would be the time duration? By when do we see you actually get volunteers in and start By dosing? September first week, I think we'll be able to start doing the trials and all. Okay, September first week is when you could start dosing volunteers in Mumbai hospitals are concerned. Okay, sir, if we talk of non-COVID services, now we understand BMC has opened up all its hospitals to non-COVID work also. What is the pickup? Are you seeing lot of pent-up demand from patients who had delayed their surgeries, who had delayed their OPD visits? Are you seeing a lot of influx of patients? There is a demand of this type of non-COVID services actually. When we started, Nair was the purely COVID hospital, and then we are running the mixed services in Sion Hospital and KM Hospital. Even then, this non-COVID patients were treated over there, but only the emergency patients were taken. And then in that process, a lot of planned things were postponed. So now that we are going towards de-COVIDization, we are starting our non-COVID services on a larger scale, and we are sending our patient from even from Nair Hospital and KM and Sion Hospital. We are transferring the patient to the jumbo facilities. That is actually the protocol, that transfer all the patients to jumbo facilities slowly, barring very serious patients. So that is on the way. And then in that place, we are taking the non-COVID patients, and the planned surgeries are undergoing in KM Hospital and Sion Hospital also, and slowly it has started in Nair Hospital also. Okay, Nair Hospital, sir, I think the OPD was started just 10 days ago, if I'm not mistaken. What sort of influx are you seeing? Are you seeing a lot of patients come in terms of your capacity utilization? There are certain departments like cardiology, psychiatry, there is a lot of influx of patients. Okay. And even other OPDs also, the patient roll is slowly rising. So yesterday there was some 350 or 400 patients were there. So slowly the patient load is rising. Okay, 350 to 400 patients in the OPD. OPD. Okay. Sir, is there still a reluctance from people to come to a hospital which was entirely COVID hospital earlier and now has opened up non-COVID? We thought that way, that there will be a lot of reluctance and panic in the patient's mind that whether to visit this hospital or not. But by seeing this slow rise of the patient, I think that that is also been nullified, and probably patient will start coming in our OPDs also, though it has been purely COVID hospital. Okay. In other places it has started on the full swing, like KM, Sion and other 16 peripheral hospital, it has started in full swing. Okay, sir, what special protocols have been put in place to segregate COVID and non-COVID work? Because you are still catering to a lot of COVID patients as well, and so as to avoid any cross infections to non-COVID patients who would walk in either to your OPD or to your surgeries, etc. The triage areas are there. From the triage area, the patients are segregated into COVID and non-COVID patients. Even though patients are non-COVID, if they are going for some procedures and all, we are undertaking all the precautions that unless put otherwise the patient is taken as a COVID. So we do the COVID test and all other things are there, and from there the patients are segregated into COVID area and non-COVID area. The areas are separate. Okay. All the OPD building and thing has been made non-COVID. So all our patients, non-COVID patients, are taken in the OPD and the other services that are present in the non-COVID areas. Right. So help us understand the occupancy level right now for your inpatients, both for COVID and non-COVID. How many patients do you have right now? We have got some 600 beds for the non-COVID patient. Out of the 600 bed, around 10 to 20%, around 30 to 50 beds have been occupied. And as far as the COVID things are concerned, around 594 or some beds are there. Out of that, 300 beds of serious patients, and around 110 beds of the ICU patients are still working. Okay. And other things, the vacancies of beds are there. So that itself indicates that the things is going down.
Well, that is the latest. Now, the COVID-19 pandemic and the lockdowns have forced several shops in Bengaluru to pull down their shutters and do so permanently. Mugdha Warrior travelled to the busy Chickpet area in the city to understand the situation. This plaza here in the heart of Chickpet in Bangalore looks like a ghost town. These were all bustling garment trading stores that were open till before the COVID-19 pandemic hit. And these businesses have had to shut down their shops permanently. They have returned to their home states such as Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, because they've not been able to pay the rents here and business has not seen any pickup. In fact, of the 180 trading stores in this plaza itself, nearly 50 have shut down permanently. कोविड के पहले 2 शॉप थी, तो कोविड के बाद हमने एक दुकान बंद कर दी, एक दुकान चालू है। वो बंद करने का रीज़न है कि जो मेरे पास कामगार थे, टोटल 8 लड़के थे, 4 लड़के गांव चले गए और फिर हमने दुकान बंद कर दी वो। और अभी वो दुकान हमको चालू करने की है वापस, पर हम गवर्नमेंट अगर हमको हेल्प देगी या कुछ करेंगे तो कर सकते, नहीं तो हम लोग बंद रखेंगे। We are having here around 7,000 shops in our garments. In this, I can say at least 2,000 shop has been closed because of COVID-19. More than 2,000 trading employee also, they have sent back to their native place. Chickpet area here in Bangalore is a very busy area. There are more than 15,000 trading stores here selling everything from jewelry to garments to stationery, footwear and several other items. But because of the pandemic, nearly 20% of the stores here have shut down, many permanently, and the daily turnover of rupees 100 crore from this area has come down to just 1/10. And there seems to be no relief despite the festival season just around the corner. There are approximately around 2,000 electrical shops. Out of that, around 400-500 have closed down, and the others are not able to generate revenue even for their day-to-day needs. Every day is government has lose 200 crores of revenue of revenue of tax of GST or other taxes. In this last 2 months, more than 10,000 crores as revenue loss for government. 50,000 most of the establishment in the shop establishment, industries and other sectors, hospitality, hotels, they are closed. Nearly 50,000 establishment has closed. With losses mounting for both the government and businesses, hopes are now pinned on the festive season to reboot the economy. With camera person Manjunath in Bengaluru, Mugdha Warrior. Well, trying times there for businesses across the country. With that, it is time for us to wrap up this special broadcast. Do stay tuned to CNBC TV 18. The news will continue. We're back in a moment.